मोहम्मद ज़ियाउल हक एक पाकिस्तानी फौजी अफसर थे जो पाकिस्तान के छठे सदर और पाक फौज के दूसरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदों पर फाइज रहे। आइए उनकी जिंदगी पर एक तफसीली नजर डालते हैं। मोहम्मद ज़ियाउल हक 12 अगस्त 1924 को जालंधर, सूबा पंजाब, बरतानवी हिंदुस्तान में पैदा हुए। उनके वालिद मोहम्मद अकबर अली दिल्ली में आर्मी जनरल हेड क्वार्टर में एक ओहदा पर फाइज थे और वो अपनी अकीदतमंदी के लिए मशहूर थे, जिसकी वजह से उन्हें मुस्लिम उलमा का लक़ब मौलवी मिला। पंजाबियों के आराई कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले ज़िया ने अपने 6 बहन भाइयों के साथ कुरान की इब्तिदाई तालीम हासिल की। शिमला में अपनी स्कूली तालीम के बाद ज़िया ने दिल्ली के मशहूर सेंट स्टीफन कॉलेज से तारीख़ में BA की डिग्री हासिल की। 1943 में इम्तियाजी हैसियत से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में तालीम हासिल की, जहां उन्होंने मई 1945 में ग्रेजुएशन किया। महू ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल से ग्रेजुएशन करने के बाद मोहम्मद ज़ियाउल हक को 12 मई 1943 को ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कमीशन मिला। उन्होंने दूसरी जंग अजीम के दौरान 13 और लांसर टैंकों से लैस कैवलरी यूनिट के साथ खिदमात अंजाम दी। 1947 में तकसीम हिंद के बाद उसने फ़िरका वाराना तशद्दुद के दौरान बाबीना, उत्तर प्रदेश से पनाह गज़ीनों को लेकर चले गए। 10 अगस्त 1950 को उसने लाहौर में अपनी कजिन शफीक जहां से शादी की। सितंबर 1950 में ज़िया गाइड्स कैवलरी में शामिल हो गए। 1965 की पाक भारत जंग के दौरान वो मुबैना तौर पर 101 इन्फेंट्री ब्रिगेड के असिस्टेंट क्वार्टर मास्टर के ओहदे पर फाइज थे। अपने पूरे फौजी कैरियर के दौरान ज़िया ने शराब नोशी, जुआ, रक्स और मौसीकी जैसी सरगर्मियों पर नमाज को तरजीह दी, जो अफसरान में उनके फारिग औकात में आम थी। ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक 1967 से 1970 तक आर्डन में तैनात रहे और पाकिस्तानी तरबियती मिशन की क़ियादत कर रहे थे। वो ब्लैक सितंबर के दौरान फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो गए। ज़िया को शाह हुसैन ने शाम की फौजी सलाहियतों का जायजा लेने के लिए भेजा था और इस इलाके में एक स्क्वाड्रन की तैनाती की सिफारिश की थी। इसके बाद इसने फ़लस्तीनियों के खिलाफ आर्डन की जारहियत को मुनज़्ज़म किया, एक बख्तरबंद डिवीजन की कमांड की और ज़ाती तौर पर जंगों में उर्दनी फौजियों की क़ियादत की। कोर्ट मार्शल की सिफारिशात के बावजूद ज़िया को आर्मी GHQ में लेफ्टिनेंट जनरल गिल हसन से लॉबिंग करके बचा लिया गया। बिलाखिर आर्मी चीफ जनरल खान से नरमी मिली। लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर मोहम्मद ज़ियाउल हक को 1975 में मुल्तान में 2 स्ट्राइक कोर का कमांडर मुकर्रर किया गया। वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1 मार्च 1976 को उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और 4 स्टार रैंक की मंजूरी दी। इस वक्त के सबसे जूनियर लेफ्टिनेंट जनरल ज़िया को इस ओहदे के लिए 7 और सीनियर अफसरान से ज़्यादा मुंतखब किया गया। पाकिस्तानी माहिर तालीम हुसैन हक्कानी के मुताबिक भुट्टो का फैसला नस्ली और ज़ात पात से मुतासिर था, क्योंकि उनका ख्याल था कि ज़िया जैसा आराई उनके खिलाफ अक्सरियती पश्तून और राजपूत अफसरान के साथ मिलकर साजिश नहीं करेगा। ज़िया की तरक्की ने उन्हें मुसल्लह अफवाज में मज़ीद इस्लामी असरात को नाफिज करने की इजाज़त दी, जिसमें फ़ौज का नस्ब अलैन तब्दील करना और मौदूदी जैसे इस्लामी मुफक्किरीन की किताबें अफसरान में तकसीम करना शामिल। वज़ीर आज़म भुट्टो को अपनी मुद्दत के दौरान बढ़ती हुई तनकीद और मकबूलियत में कमी का सामना करना पड़ा। नेशनल अवामी पार्टी (नेप) जैसी अपोजिशन जमातों के साथ कशीदगी बढ़ गई, जिसके नतीजे में तसादुम हुआ और पेशावर में बम धमाके के बाद बिलाखिर नेप पर पाबंदी लगा दी गई। भुट्टो की अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) के अंदर भी इख्तिलाफ पैदा हुआ, जो कि जराइम और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ामात की वजह से बढ़ गया। इंतखाबात में हिस्सा लेने के बावजूद PNA ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया और नए इंतखाबात का मुतालबा किया, जिसके नतीजे में मुल्क गिर हड़तालें और मुजाहरे हुए। भुट्टो ने बड़े शहरों में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया, लेकिन बदअमनी बरकरार रही। सियासी बहरान के दौरान जनरल ज़ियाउल हक ने फौजी के अंदर भुट्टो की बाकी मानदा हिमायत से आगाह करते हुए बड़ी एहतियात से बगावत की मंसूबाबंदी की। वफादारों के बावजूद भुट्टो को बिलाखिर माजूली का सामना करना पड़ा, क्योंकि सिविल 10 ऑर्डर उरूज पर था। बगावत,
जिसे ऑपरेशन फेयर प्ले का नाम दिया गया, 5 जुलाई 1977 के अवाइल में सामने आया। मिलिट्री पुलिस के दस्तों ने जनरल जियाउल हक के हुक्म पर अमल करते हुए वजीर आजम भुट्टो और उनकी काबीना के अरकान को गिरफ्तार कर लिया। बगावत को हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ मुज़ाकरात में खराबी के रद्द अमल के तौर पर पेश करने के बावजूद जनरल जिया के अपने बयानात और फौज के अंदर से मुतज़ाद अकाउंट्स दूसरी सूरत में तजवीज़ करते थे। जबकि जिया ने दावा किया कि बगावत खाना जंगी के खौफ से हुई थी, शवाहिद इस दावे की तरदीद करते हैं। पार्टी के दफातर से कोई हथियार नहीं मिला। भुट्टो की माजूली के बाद जिया ने मार्शल लॉ का ऐलान किया और खुद को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया। बिलाखिर सितंबर 1978 में सदारत संभाली। अगरचे कुछ फौजी रहनुमाओं ने जिया की हिमायत का इजहार किया, दूसरे गैर जानिबदार गैर हिमायती रहे। फौजी दर्जाबंदी के अंदर जिया की बाद में की गई तकर्रियों और मुसल्लह अफवाज की तरफ से बगावत की तौसीक ने जारी अंदरूनी इख्तिलाफ के बावजूद इक़्तिदार पर उनकी गिरफ्त मजबूत की। चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर इक़्तिदार संभालने के बाद जिया ने टेलीविजन पर 90 दिनों के अंदर नए और गैर जानिबदाराना पार्लिमानी इंतखाबात कराने का वादा किया। इसके बाद इक़्तिदार मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल करने का वादा किया। ताहम अक्टूबर 1977 में उन्होंने बदउनवानी के इल्ज़ाम में सियासतदानों को निशाना बनाने के लिए एहतिसाबी अमल की ज़रूरत का हवाला देते हुए इंतखाबात मुलतवी कर दिए। इस फैसले ने जिया की साख को दागदार कर दिया, क्योंकि ये उनकी साबिका यकीन दहानियों के खिलाफ था और बहुत से लोगों ने इसे धोखाधड़ी के तौर पर देखा। ये शक करते हुए कि मार्शल लॉ के बाद पीपीपी की बहाली इंतखाबी नताइज को मुतासिर कर सकती है, जिया ने इंतखाबी अमल में ताख़ीर करने की कोशिश की। वो हिकमत अमली के साथ मुख्तलिफ सियासी धड़ों के साथ मशगूल रहे, इक़्तिदार को मुस्तहकम करने के लिए तक़सीम को जोड़ दिया। नाअहली के ट्रिब्यूनल्स को गलत कामों का इल्ज़ाम लगाने वाले अफराद को साइड लाइन करने के लिए कायम किया गया था, जबकि एक वाइट पेपर में पिछली हुकूमत के इक़दामात पर तनकीद की गई थी। सीनियर अफसरान ने जिया को याद किया कि वो भुट्टो और अयूब खान जैसे साबिका लीडरों के मुकाबले में अपने करिश्मे की कमी को तस्लीम करते हैं और अवामी हिमायत हासिल करने में उनके चैलेंज को उजागर करते हैं। माजूल वजीर आजम की अहलिया नुसरत भुट्टो ने जुलाई 1977 की फौजी बगावत की कानूनी हैसियत को अदालत में चैलेंज किया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने गैर मुस्तहकम सियासी सूरत हाल की वजह से नजरिया ज़रूरत का मुतालबा करते हुए बगावत को जायज़ समझा। इस फैसले ने इक़्तिदार पर जनरल जिया की गिरफ्त मजबूत कर दी। दरीं असना साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 1974 में एक सियासी मुखालिफ के कत्ल की इजाज़त देने के इल्ज़ाम में मुकदमे का सामना करना पड़ा। बैन अल-अक़वामी मुआफ़ी की अपीलों के बावजूद भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को एक इंतहाई मुतनाज़ा मुकदमे के बाद फांसी दे दी गई। एक फौजी हुकूमत की तरफ से एक मुंतखब रहनुमा की फांसी ने मुल्की और बैन अल-अक़वामी सतह पर मज़म्मत को जन्म दिया। जनरल जियाउल हक के फौजी दौर हुकूमत में अदलिया और सूबाई इंतज़ामिया में अहम तब्दीलियां की गईं। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जजों की एडहाक तकर्रियों, खास तौर पर जस्टिस शेख अनवार उल हक के बतौर चीफ जस्टिस, ने जिया के कंट्रोल को मजबूत किया। नुसरत भुट्टो जैसी हिज़्ब इख्तिलाफ की शख्सियात के एतराज़ात के बावजूद इन तकर्रियों ने सियासी तौर पर हसास मुकदमात को निपटाने में सहूलत फराहम की, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल भी शामिल था। काबिल ज़िक्र तकर्रियों में खैबर पख्तूनख्वा में लेफ्टिनेंट जनरल फजल हक, लेफ्टिनेंट जनरल SM सिंध में अब्बासी, पंजाब में लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम जिलानी खान और बलूचिस्तान में लेफ्टिनेंट जनरल रहीम अल-दीन खान। उनके किरदार नज़्म व नसक को बरकरार रखने से लेकर तरक्याती मंसूबों को नाफिज करने और शोरिश का मुकाबला करने तक मुख्तलिफ थे। जिया की इंतज़ामिया ने मुसल्लह अफवाज से वफादारी को यकीनी बनाते हुए अहम फौजी तकर्रियों पर भी नुमायां असर और रसूख देखा। जनरल जिया ने ऐसे काबिल फौजी मुंतज़मीन से फ़ायदा उठाया जो पहले फौजी हुकूमतों के मातहत रह चुके थे। इस स्ट्रेटेजिक तैनाती का मकसद कंट्रोल को बरकरार रखना और उसकी हुकूमत के लिए मुसलसल हिमायत को यकीनी बनाना था। भुट्टो हुकूमत के बेशतर हिस्से को बरतरफ करने के बावजूद सदर फजल इलाही चौधरी एक शख्सियत के तौर पर ओहदे पर बरकरार रहने के कायल थे। अपनी मुद्दत पूरी करने पर जनरल जिया के तौसी के इसरार के बावजूद
चौधरी ने इस्तीफा दे दिया। जताया जिया ने 16 सितंबर 1978 को पाकिस्तान की सदारत संभाली। साबिक फौजी हुकूमतों की तरह जनरल जिया ने कसीर अल जमाअती जमहूरियत से वाबस्ता बेतरतीबी को नापसंद किया और सदारती तर्ज हुकूमत और तकनीकी माहिरीन के जरिए फैसला साजी के निज़ाम की हिमायत की। बतौर टेक्नोक्रेसी पार्लियामेंट के लिए उनकी पहली जगह मजलिस शूरा ने सदर की तरफ से नामजद करदा मशावरती काउंसिल के तौर पर काम किया, जिसके पास उन्हें मशवरा देने के महदूद इख्तियारात थे। जिया की हुकूमत ने मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक टेक्नोक्रेसी के तसव्वुर की अक्कासी की, जिसमें पेशावर अफराद और आला सतह के फौजी अफसरान शामिल थे। जिया की माशी पॉलिसियां अगरचे बुनियादी तौर पर इस्लामाइजेशन पर मरकूज थीं, 1977 और 1986 के दरमियान जीएनपी में 6.8% की औसत सालाना नमो देखी गई, जिसकी बड़ी वजह बैरून मुल्क मुकीम कारकुनों की तरफ से तरसीलात ज़र है। उनकी हुकूमत ने सोशलिस्ट पॉलिसियों को तब्दील कर दिया, जो कि नुमाया निजकारी के इक़दामात के बगैर कारपोरेटाइजेशन के हक में। जिया की मीरास में पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम की तौसी, खलाई मंसूबों का आगाज और इंटीग्रेटेड मिसाइल रिसर्च प्रोग्राम। ताहम अफगान मुजाहमत के लिए उनकी हिमायत ने नादानिस्ता तौर पर मुनशियात की गैर कानूनी तिजारत के उरूज में भी हिस्सा डाला, जो सूख्त अफगान जंग के दौरान पाकिस्तान और इससे बाहर फैली थी। जनरल जियाउल हक की हुकूमत इस्लामाइजेशन व शराजीशन की पॉलिसी के गिर्द मरकूज थी, जिसका मकसद एक इस्लामी रियासत का क़याम और पाकिस्तान में शरीयत का नफाज था। जिया ने शराब नोशी, नाइट क्लबों और घर दौड़ जैसी सरगर्मियों पर पाबंदी लगी। पाकिस्तान की बका में इस्लाम की अहमियत पर जोर देते हुए निज़ाम मुस्तफ़ आए हिकमत रसूल नाफिज करे। इस्लामाइजेशन को नाफिज करने के लिए जिया ने इस्लामी तालीमात की बुनियाद पर मुकदमात का फैसला करने के लिए अदालतों में शरई बेंच कायम किए और पाकिस्तान के कानूनी कवानीन को इस्लामी नज़रिए से हम आहंग किया। उसने हुकूमत में इस्लामी पादरियों और जमातों के असर और रसूख में भी इजाफा किया। जमात इस्लामी के हज़ारों कारकुनों को कलीदी ओहदों पर तैनात किया। जिया ने हुदूद ऑर्डिनेंस जैसे मुतनाज़ा इक़दामात मुतारफ़ करवाए, जिसने पाकिस्तानी कानून में जिना और जिना जैसे मुजरमाना जराइम को शामिल किया और कोड़ों जैसी सजाएं नाफिज की। जिया के दौर में ख्वातीन को खेलों और परफॉर्मिंग आर्ट्स में हिस्सा लेने पर पाबंदियों का सामना करना पड़ा और उन्हें आवाम में सर ढांपने की ज़रूरत थी। उसने रमज़ान के दौरान खाने पीने पर पाबंदी और दिन में 5 वक्त की नमाज को नाफिज करने जैसे इक़दामात पर भी अमल दरामद किया। मज़ीद बरा जिया ने दियोबंदी नज़रिए की हिमायत करते हुए तौहीन रिसालत को कालअदम करार देने और रिवायती मजहबी मदारिस को वसअत देने के लिए कवानीन में तरमीम की। जियाउल हक की 17 अगस्त 1988 को तैयारे के हादसे में मौत पाकिस्तान की तारीख का एक अहम वाक़या था। इस अलमनाक वाक़ये में जिया के साथ साथ आला फौजी हुक्काम और पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर समेत 29 दीगर अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। हादसे के अर्द गिर्द कियास आराइयाँ और साजिशी थ्योरियाँ बरकरार हैं, जिनमें से कुछ ने तखरीब कारी की वजह बताई है। हादसे की तहकीकात के लिए एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दिया गया, जिसने ये नतीजा अखज़ किया कि तखरीब कारी सबसे ज़्यादा मुमकिना वजह थी। उन्हें इस्लामाबाद के करीब सुपुर्द खाक किया गया। जिया की मौत ने पाकिस्तानी सियासत में एक अहम खला छोड़ दिया और इसे बहुत से लोगों के जरिए एक मुतनाज़ा शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है, जिसकी मीरास अब भी मुल्क की रफ्तार को तश्कील देती है।